हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्राह्मण साम्राज्य या फिर मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो ब्राह्मण वंश आए थे, तीन वंश, सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आप अगर हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण इन सब के आक्रमण देखते हो, ये भी मौर्योत्तर काल में ही हुए थे, तो वो हम लोग अलग पार्ट 2 में, मौर्योत्तर काल पार्ट 2 जब देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट लेते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से, या फिर आप ब्राह्मण वंश मौर्योत्तर काल के बारे में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीन वंश के बारे में हम लोग को देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक वृत्रत की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा आप बैक में चलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे वृत्रत। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग वृत्रत के यहाँ सेनापति का काम कर रहे थे, और हुआ ऐसा था कि इसी टाइम पे यवनों का आक्रमण भारत पे हो रहा था, और वृत्रत जो थे वो इतने योग्य नहीं थे कि वो यवनों से भारत की रक्षा कर सके, और यवन जो थे लगातार मगध की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि वृत्रत की हत्या कर दी, और 185 ईसा पूर्व में ये खुद गद्दी पे बैठ गए। ब्राह्मण वंश इस वंश को क्यों बोला जाता है, ये जो शुंग, कण्व या फिर सातवाहन हैं, इनको ब्राह्मण वंश या फिर ब्राह्मण साम्राज्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक कहानी और प्रचलित है फ्रेंड्स, कि ऐसा भी माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म इतने उत्थान पे पहुंच गया था और ब्राह्मण धर्म का पतन हो रहा था, तो इससे भी जो ब्राह्मण लोग थे वो थोड़े आक्रोश में थे, गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वृत्रत की हत्या कर दी। यहाँ पे दो कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है कि उस टाइम पे भारत, यवनों का आक्रमण हो रहा था भारत पे। ठीक है, तो ये जो इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है क्योंकि शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीन वंश जो आप देख रहे हो, इनके जो संस्थापक थे वो एक ब्राह्मण थे, और इनके काल में जो है वो ब्राह्मण धर्म फिर से उत्थान की तरफ बढ़ता है, इसलिए इनको ब्राह्मण साम्राज्य या फिर ब्राह्मण वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ब्राह्मण वंश के अंतर्गत तीन वंश आते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग शुंग वंश को देखेंगे। यहाँ पे शुंग वंश के संस्थापक का नाम आप जान चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, और पुष्यमित्र शुंग जो थे एक योग्य एवं कुशल शासक थे फ्रेंड्स, और उन्होंने सेनापति की उपाधि के साथ ही गद्दी पे बैठा था। यानी कि आप यहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे शासक ऐसे हैं कि पीछे जब आप देखोगे मौर्य साम्राज्य में, देखो बिंबिसार देखो, हर्यक वंश का देखो, ठीक है, अजात शत्रु देखो, तो ये राजा महाराजा के उपाधि के साथ बैठे थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति थे, और वो एक सेनापति की उपाधि के साथ ही गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश की जानकारी या फिर पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? सबसे पहले तो अयोध्या में एक अभिलेख है, ठीक है, फिर पुराण, जो पुराणों की रचना हुई है वहाँ से, मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास द्वारा रचित एक बुक है फ्रेंड्स। ये जो मालविका अग्निमित्रम आप देख रहे हो, ये कालिदास के द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें मालविका और शुंग, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम विवाह के बारे में दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें शुंग वंश का जो काल था उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा हर्षचरित और से पुष्यमित्र के शुंग की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, आप नाम बस याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है मालविका अग्निमित्रम और हर्षचरित। ये नाम आपको एकदम याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से संबंधित दो घटनाएं जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो जानना जरूरी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं थी वो। सबसे पहला तो विदर्भ, महाराष्ट्र का ये एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां से पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया था, और दोनों में उसे विजय प्राप्त हुई थी। ये एक तो विदर्भ के युद्ध में विजय प्राप्त हुई, साथ ही साथ यवनों का आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स भारत पे। मैंने आपको बताया पहले ही कि यवनों का आक्रमण शुरू हो गया था भारत पे होना, और बृहदर जो थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो यवनों का सामना कर सके, और यवन जो है वो मगध की तरफ लगातार बढ़ते आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने कि उनकी हत्या करके वो खुद गद्दी पे बैठ गए।
यहाँ पे यवनों का आक्रमण हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो शासक था यूनानी शासक मिनांडर ने। आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी देखेंगे फ्रेंड्स, जब हम लोग ये विदेशी आक्रमण जो हुए हैं यूनानी, पहला और शक-कुषाण, तो उसमें हम लोग को मिनांडर इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनानी शासक, ये मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे आप कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे आप नोट कर लेंगे मिनांडर। ठीक है, क्या हुआ था, यवनों का आक्रमण हुआ था और यूनानी शासक मिनांडर ने आक्रमण किया था। और दोनों जब यूनानी शासक मिनांडर ने आक्रमण किया तो पुष्यमित्र शुंग से उसकी लड़ाई होती है और दोनों युद्ध में, यानी कि पहला विदर्भ का युद्ध और दूसरा जो यूनानी शासक से युद्ध हुआ, उस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की यहाँ पे विजय हुई। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन का आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की थी। पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे वो अग्निमित्र थे। पुष्यमित्र शुंग का पौत्र वसुमित्र था। और ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम विवाह के बारे में पता चलता है और इस पुस्तक के आधार पर वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है और वो क्या है कि मालविका अग्निमित्र में ऐसा दिया गया है कि जब पुष्यमित्र शुंग यवनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र थे वसुमित्र, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का साथ दिया था और जो यवनों पर विजय प्राप्त हुई उसमें वसुमित्र का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और ये वसुमित्र जो थे वो अग्निमित्र के पुत्र थे। यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद करना है वो है एक तो वसुमित्र का, एक मालविका अग्निमित्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हुए, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे। पतंजलि रहते थे, पाणिनि रहते थे, नागार्जुन रहते थे, कौन रहते थे। तो आपको याद रहना जरूरी है कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है वो पतंजलि रहा करते थे और उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की थी। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन कौन से काम किए जिसके लिए वो फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे सांची स्तूप का आकार उन्होंने दोगुना करवाया था और स्तूप के, ठीक है, और स्तूप के दोनों तरफ जो है वो पत्थर की रेलिंग भी बनवाई थी इन्होंने। 2 काम, सबसे पहला कि सांची स्तूप का आकार दोगुना करवाया और स्तूप के दोनों तरफ पत्थर की रेलिंग बनवाई। अब ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे उसमें ये पॉइंट मिल जाएगा आपको कि सांची के स्तूप का आकार किसने दोगुना करवाया था या फिर किसने उसका फिर से पुनरुद्धार करवाया था, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, वो थे पुष्यमित्र शुंग। और ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे एक बात प्रचलित है कि पुष्यमित्र शुंग ना जब राजगद्दी पे बैठे थे ये, तो उन्होंने बहुत सारे स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने सांची के स्तूप को दोगुना करवाया या फिर और भी बहुत सारे स्तूप हैं जिसे उन्होंने फिर से बनवाया था। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी गलत साबित होती है क्योंकि अगर ऐसा था, बौद्ध धर्म से उन्हें ऐसी नफरत थी, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, उनका उत्थान चाहते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के वो नफरत करते थे बौद्ध धर्म से, ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये थी पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वंश जो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत ही आता है, कण्व वंश, जिसे हम लोग कण्वायन वंश के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, चलिए देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो वासुदेव द्वारा की गई थी और पुराणों के अनुसार कण्व के 4 राजाओं ने शासन किया था तथा उसके शासन काल की अवधि जो है वो 45 वर्षों तक रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कण्व वंश के विभिन्न राजाओं का काल क्या है। वासुदेव 9 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। भूमि मित्र कौन, कण्व, ये 14 वर्ष
नारायण कनु लगभग 12 वर्ष तक शासन, और यहाँ पे सुशर्मा जो है वो 10 वर्ष तक यहाँ पे शासन करते हैं। और लास्ट में जाके कण्व वंश का अंतिम राजा जो है वो सुशर्मा ही थे, जो अयोग एवं अयास राजा थे। और इनके शासन काल में जो प्रजा थी वो बिल्कुल खुश नहीं थी और राजकाज भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके सुशर्मा की हत्या जो है वो सातवाहन नरेश या फिर सातवाहन जाति के मंत्री थे, ठीक है, जिसे सुशर्मा ने ही नियुक्त किया था। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुशर्मा की हत्या कर दी गई। सातवाहन नरेश या फिर सातवाहन जाति के मंत्री, यहाँ पे दो बातें प्रचलित हैं, जिसे सुशर्मा ने नियुक्त किया था। और उन्होंने क्या किया कि सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश आखिर कौन से वो नरेश थे या फिर कौन से वो सातवाहन जाति के मंत्री थे जिन्होंने सुशर्मा की हत्या की थी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग किस वंश के बारे में देखते हैं, सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसके भी जो संस्थापक थे वो भी एक ब्राह्मण ही थे। तो चलिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने भी हत्या क्यों की, क्योंकि सुशर्मा जो थे वो एक अयास राजा थे। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा कि वो अयोग्य भी थे और साथ ही साथ अयास राजा भी थे। राजधानी सातवाहन की कहाँ थी, तो वो गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी। यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि सातवाहन वंश जो थे इनको आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, सातवाहन वंश की जो स्थापना है, ये एक ऐसा पहला वंश था जिसकी स्थापना कहाँ होती है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में होती है। आंध्र प्रदेश जो आप देख रहे हो, आंध्र के क्षेत्र में होती है। ये उत्तर भारत में स्थापित वंश नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो पहले यहाँ पे राजधानी देख लेते हैं। गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, जो औरंगाबाद, एक औरंगाबाद, ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद है। ठीक है, वहाँ पे ये पड़ता है। तो क्या हुआ था, राजधानी इन्होंने गोदावरी के तट पे रखी थी, प्रतिष्ठान नाम था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा कौन थे, सबसे पहले तो सिमुक थे, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ सातवाहन वंश के शासक आंध्र जाति के थे तथा आंध्र प्रदेश के आसपास इनका विस्तार था, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन के भी नाम से जाना जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब हम लोग सातवाहन वंश के कुछ शासक के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से शासक थे इसमें। यहाँ पे एक शासक का नाम आता है सिमुक के बाद कृष्ण। ये क्या था, सातवाहन वंश का ये दूसरे शासक थे जो सिमुक के भाई थे। नासिक की गुफा में, नासिक में एक गुफा है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक लेख लिखा गया है, वहाँ से ये पता चलता है कि यह गुफा सातवाहन वंशीय राजा कृष्ण के शासन काल में जो है वो खुदवाया गया था। कहने का ये मतलब है कि नासिक की गुफा में एक अभिलेख मिलता है, एक लेख लिखा गया है वहाँ पे। उस लेख में ये लिखा गया है कि ये जो नासिक की गुफा है वो सातवाहन वंश के जो राजा थे कृष्ण के द्वारा ये गुफा बनवाया गया था। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट राजा की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, वो सातकर्णी प्रथम से होती है। और यहाँ से जितने भी राजा आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सातकर्णी प्रथम जो थे वो 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक राजा रहे थे। ये यहाँ पे क्या था, ये सातवाहन वंश के तीसरे राजा थे और यह इस वंश के एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सातकर्णी प्रथम जो हैं वो एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं सातवाहन वंश के। सातकर्णी प्रथम ने 9 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इस अवधि में उसने बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि सातकर्णी प्रथम द्वारा किए गए कार्यों का विवरण जो है वो कहाँ मिलता है, तो सातकर्णी प्रथम की रानी थी जिनका नाम था नैनिका। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में जितनी भी महिलाएं आई हैं जिन्होंने कोई अभिलेख खुदवाए हैं तो उनका नाम आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और ऐसे भी आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं ने कितने काम किए हैं और कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आपको जानना चाहिए ये बातें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सातकर्णी प्रथम ने 9 वर्ष तक शासन किया। ठीक है,
और सातकर्णी प्रथम ने जो जो काम किए थे उनके कार्यों का विवरण, उन्होंने क्या क्या काम किए, इसका विवरण जो है, उसकी रानी एक नैनिका थी, सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी उनका नाम नैनिका था, उनके द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था और उसे कौन सा अभिलेख कहते हैं, नानाघाट अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख को ऐसे भी बोलते हैं फ्रेंड्स, रानी नैनिका का नानाघाट अभिलेख। आपसे एग्जाम में यहाँ से श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक VVI पॉइंट है। ठीक है, ये जो है VVI पॉइंट है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और एक राजसूय यज्ञ भी इन्होंने संपन्न कराए थे। इसने जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ इसने संपन्न करवाए। इसके अलावा इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित करवाई, यानी कि इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे जिसपे घोड़े की आकृति इन्होंने अंकित करवाई थी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथ दक्षिण भारत, उत्तरा जो पथ था उसे उत्तरी भारत के नाम से जानते थे। ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम का ऐसा मानना था कि वो दक्षिणापथ के स्वामी है, यानी कि पूरे दक्षिण भारत पे उनका अधिकार है, ऐसा सातकर्णी प्रथम का मानना था। ठीक है, ये बहुत बड़े यज्ञ करता थे, इन्होंने बहुत सारे यज्ञ भी किए थे, जिसमें यज्ञ के समय सातकर्णी प्रथम ने बहुत सी वस्तुएं ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिया था। यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सातकर्णी प्रथम ही ऐसे शासक है जिनके टाइम से ब्राह्मणों को दान में जमीन देने की बात सामने आती है। ठीक है, यहाँ से ब्राह्मणों को दान में जमीन देने की बात सामने आती है, जमीन या फिर भूमि कह लो, तो वहाँ से भूमि दान दिया जाता था ब्राह्मणों को। और ये शुरू किया था किसने, सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में देना शुरू किया और इसका आगे जाके कुछ प्रभाव देखने को मिलता है कि आगे जो ब्राह्मण है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम भी सामने आती है। ठीक है, कुछ समस्या भी हुई थी ब्राह्मणों के शक्तिशाली हो जाने से, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या क्या दिया था इन्होंने, 42,700 गाय ऐसा माना जाता है, 10 हाथी, 1,000 घोड़े, 68,000 कारसापन। कारसापन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वही चांदी के सिक्के को वहाँ पे कारसापन कहा जाता था और ये इन्होंने ये दक्षिणा के रूप में दिए थे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि इन्होंने भूमि दान दिए थे। ठीक है, भूमि दान दिए थे और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। इसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद जो शासक हुए हैं वो हुए हैं वेदश्री और सतश्री। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सातकर्णी प्रथम के बाद उसके नाबालिग पुत्र वेदश्री या सतश्री गद्दी पर बैठे। ठीक है, और राजकाज जो थी इन दोनों की माता चलाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत छोटे बालक थे उस टाइम पे। इन दोनों के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हाल प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक हुए सातवाहन वंश में वो हुए थे हाल प्रथम, जो 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। ये क्या थे, हाल सातवाहन वंश के ये 17वें शासक थे तथा सातकर्णी प्रथम के बाद ये एक प्रतापी राजा थे, यानी कि सातकर्णी प्रथम के बाद बहुत से छोटे छोटे राजा आए थे जिन्होंने कोई खास काम किया नहीं था। इसने क्या किया, हाल प्रथम ने क्या किया, इसने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती, जिसको गाथा हासतई के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने रचना की और जिसे 700, जिसमें क्या है 700 श्लोक भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हाल के द्वारा लिखी गई बुक गाथा सप्तशती ये कौन सी ग्रंथ है, प्राकृत ग्रंथ है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था सातवाहन वंश का जो एक विद्वान था। तो चूंकि इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है गाथा सप्तशती, तो यहाँ पे जो विद्वान शासक के रूप में जाने जाते हैं वो हाल प्रथम ही जाने जाते हैं। तीसरा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हाल प्रथम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो वो गाथा सप्तशती या फिर आपको ये भी नाम देखने को मिल सकता है गाथा हासतई। ठीक है, और श्लोक भी आप याद रखेंगे कि इसमें 700 श्लोक हैं। इसके अलावा हाल के दरबार में एक और विद्वान व्यक्ति गुणाढ़ है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुनाड किसके दरबार में निवास करते थे, तो वो हाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। और यहाँ पे इन्होंने क्या रचना की थी, गुनाड ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक की रचना की थी और उन्होंने की थी बृहद कथा की रचना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हाल प्रथम से आप 2 पॉइंट, एक तो गाथा सप्तशती और दूसरा बृहद कथा, ये जो रचना है ये याद रखेंगे। अब हाल प्रथम के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक हुए वो हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। ये देखिए सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमीपुत्र के समय में हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश जो है वो पतन की तरफ चला गया, लेकिन हाल प्रथम के टाइम पे, ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो हाल प्रथम के टाइम पे कुछ स्थिति सुधरी थी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी सातवाहन वंश जो है वो पतन की तरफ ही जा रहा था। आगे जो शासक आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया और उसने अपने शत्रु छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान जो था वो इसी वंश का था। ठीक है, नहपान को इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था और वो किस वंश के थे, छहरात वंश के थे। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया, यानी कि इन्होंने शकों से भी आक्रमण किया था। शक के बारे में, कुषाण के बारे में, हिंदी यूनानी, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख मिला है, लेकिन और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो यहीं से मिलती है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। इसके अलावा पुराणों के अनुसार जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें राजा थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल प्रथम के बारे में आपने देखा कि वो 17वें राजा थे और यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो 23वें नंबर के राजा थे सातवाहन वंश के। आगे जो राजा आते हैं वो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी आते हैं, ठीक है, जिनका शासनकाल 130 से 155 ईस्वी तक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट राजा थे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये एक योग्य एवं शक्तिशाली राजा थे। इनका विवाह एक शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ हुआ था। यहाँ पे क्षत्रप जो फ्रेंड्स आप देख रहे हो, ये शक को ही बोला जाता था। जो शक भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करते थे वहाँ उन शक राजाओं को क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। और ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का जो विवाह था वो शक राजा रुद्रदामन की पुत्री के साथ हुआ था। इसके अलावा विवाह के बाद भी शकों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। शकों को उसने 2 बार युद्ध में परास्त भी किया था और आंध्र प्रदेश में पुलवामी द्वारा बनाए गए या फिर चलवाए गए कुछ यहाँ पे सिक्के मिले हैं। ठीक है, पुलवामी के बाद शिवश्री तथा शिवस्कंद नामक 2 राजाओं ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया था। और इनके बाद जो आते हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इन 2 राजाओं के बाद जो है वो यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, जिनका शासनकाल 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ये सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी। इसने अपने साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के प्रदेश तक फैलाई, यानी कि दक्षिण भारत से निकल के इन्होंने पूरब में बंगाल की खाड़ी लास्ट छोर तक और फिर पश्चिम में अरब सागर जो आप देख रहे हो वहां तक पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा फैलाई थी। यहाँ पे यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, जहाज तथा शंख के चित्र अंकित हैं। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे वो पुलवामी चतुर्थ थे। ठीक है, पुलवामी चतुर्थ अब हम लोग देखेंगे। और ये जो आप पुलवामी चतुर्थ है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। सातवाहन वंश चूंकि ब्राह्मण वंश में सबसे महान वंश, सबसे महत्वपूर्ण वंश के रूप में जाना जाता है, इसलिए थोड़ा हम लोग सातवाहन कालीन सभ्यता पे भी ध्यान देते हैं कि सातवाहन कालीन सभ्यता थी कैसी, वहाँ के राजाओं ने कौन कौन से काम किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कैसी थी फ्रेंड्स। सातवाहन राजाओं के काल में राजतंत्र की प्रणाली थी, यानी कि राजा का शासन होता था और सारा जो शासन जो है वो राजा के हाथ में ही होता था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों, पुरोहितों, वैद्य तथा ज्योतिषों की 5 अलग अलग सभाएं थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दंड यहाँ पे बहुत कठोर था, जिससे अपराध बहुत कम होते थे। ठीक है, सामाजिक स्थिति कैसी थी। यहाँ पे सातवाहन काल का भारतीय समाज भी 4 भागों में बटा हुआ था। चलिए देखते हैं कौन कौन सा वर्ग था। पहला वर्ग जो था वो सामंतों एवं शासकों का था। दूसरा वर्ग सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी का वर्ग।
तीसरा लेखक, वैद्य, कृषक, सुनार इत्यादि का, और चौथा जो वर्ग था वो था बढ़ई, माली, लोहार या फिर मछुआरों का वर्ग। तो ऐसे करके समाज 4 वर्गों में यहाँ पे विभाजित था। आर्थिक स्थिति कैसी थी? देखो, सातवाहन काल में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुख्य कार्य यहाँ पे कृषि थी, लेकिन विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा शिल्पों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। और व्यापार जो आप देखते हो, व्यापार सातवाहन काल में विदेशों के साथ भी होता था। ठीक है, व्यापार भी काफ़ी प्रगति पे था तथा विदेशों के साथ, जैसे रोमन के साथ सामुद्रिक व्यापार भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा हुआ था। भारत से कच्चा माल जाता था तथा विदेश से सोना, वस्त्र, शराब इत्यादि यहाँ पे मंगाए जाते थे। सातवाहन काल के अगर प्रमुख बंदरगाह के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो थे सोपारा, कल्याण, भरौच इत्यादि। बंदरगाह आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बंदरगाह से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से बंदरगाह थे? सोपारा, कल्याण, भरौच इत्यादि कुछ बंदरगाह थे इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये धार्मिक स्थिति कैसी थी? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक धर्म ही प्रचलित था। ठीक है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए जाने की प्रथा सातवाहन के समय से ही प्रचलित थी, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लो कि ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए जाने की प्रथा तो शुरुआत हुई ही थी, साथ ही साथ यहाँ पे भूमि दान दिए जाने की प्रथा का शुरुआत भी दान के रूप में सातवाहन के टाइम से ही शुरू होता है। ठीक है, सातवाहन काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे कि राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। हाल प्रथम ने भी प्राकृत ग्रंथ ही लिखा था। ठीक है, गाथा हजरत से जो मैंने आपको बताया है, या फिर गाथा सप्तशती भी। लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। चांदी एवं सोने के सिक्कों का उपयोग होता था, जिन्हें कारसापन कहा जाता था। कारसापन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। शीशे के सिक्कों का उपयोग करने वाला पहला वंश था ये। शीशे के सिक्कों का उपयोग करने वाला पहला वंश था, और ये यहाँ पे एक विशेषता के रूप में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाए थे। आगे, शीशे के सिक्कों का उपयोग आर्थिक लेन देन के लिए भी यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, कुछ प्रमुख बंदरगाह भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे सोपारा, कल्याण, भरौच, ये सब आप देख रहे हो। धार्मिक स्थिति में देखोगे तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे। ठीक है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए जाने की प्रथा यहाँ पे आप देख चुके हो, ये सब हो चुका है। लास्ट में यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ प्रमुख वास्तुकला भी हैं, जैसे कि कार्ले का चैत्य, भोरघाट, पूना, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था। और साथ ही साथ अमरावती एवं नागार्जुन कोड के स्तूपों का भी इन्होंने निर्माण करवाया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो आज का ये चैप्टर था फ्रेंड्स, जिसमें ब्राह्मण वंश के बारे में हम लोगों ने देखा, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने देखा है। आगे अब हम लोग मौर्योत्तर काल में ही जो हिंदी यूनानी आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे, पहलव आए थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 वंश है छोटे छोटे, लेकिन ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमेशा छोटे छोटे प्रश्न और अंदर से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी, इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जो आए थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।